नमस्कार मित्रों, मैं बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहा था और बुद्धि के सिद्धांतों और बुद्धि के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम बुद्धि लब्धि पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? बुद्धि लब्धि। ये बुद्धि लब्धि होती क्या है या बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि ये दो चीजों से मिलकर बनी है। यहाँ क्या देखा जाता है? यहाँ किसी बालक या व्यक्ति का मानसिक स्तर और वास्तविक स्तर यानी कि मानसिक आयु स्तर आयु और वास्तविक स्तर आयु को देखा जाता है। बुद्धि लब्धि मापने के लिए हम बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि सूत्र क्या होता है। बुद्धि लब्धि सूत्र सबसे पहले विनय ने दिया था और इसके बाद टर्मन ने दिया था। विनय ने बुद्धि लब्धि को IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, किसमें? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु में विभाजित किया था। लेकिन टर्मन ने बुद्धि लब्धि सूत्र को संशोधित कर उन्होंने IQ बराबर, IQ मीन्स इंटेलिजेंस, यहाँ बुद्धि लब्धि, IQ मीन्स बुद्धि लब्धि, तो टर्मन ने इसको संशोधित करके 100 का गुणा किया था। इसी प्रकार देख लीजिए क्या दिया उन्होंने। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? ये सूत्र टर्मन ने प्रतिपादित किया था। यानी कि पहले विनय ने 100 का गुणा नहीं किया था, फिर टर्मन ने इस सूत्र में संशोधित करके 100 का गुणा किया था। कितने का गुणा किया था? 100 का गुणा किया था। जैसे कि हम किस प्रकार से बुद्धि लब्धि को मापते हैं और बुद्धि लब्धि को कैसे हम निकालते हैं, चलिए हम जान लेते हैं कि बुद्धि लब्धि को हम कैसे नापते हैं। किस बालक की हम बुद्धि लब्धि की गणना कैसे करते हैं। माना कि एक प्रश्न है कि एक बालक जिसकी आयु 10 वर्ष है, माना कि कोई बालक है, एक प्रश्न आपके सामने ले आते हैं कि देख लीजिए किस प्रकार से बुद्धि लब्धि की गणना हम करते हैं। एक बालक जिसकी आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। वह बालक 14 वर्ष के बालक के समान, वह बालक 14 वर्ष के बालक के समान मानसिक कार्यों को पूरा करता है। मानसिक कार्यों को पूरा करता है। मानसिक कार्यों को पूरा करता है। बालक की शिक्षा लब्धि या बुद्धि लब्धि क्या है? शिक्षा लब्धि या बुद्धि लब्धि क्या है? यानी कहने का मतलब यह है कि कोई बालक है, उस बालक की जो आयु है, वास्तविक आयु है, वो कितनी है? 10 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 10 वर्ष है। लेकिन वह कितने वर्ष के बालकों के समान? 14 वर्ष के बालक के समान किसी कार्य को पूरा करता है, या 14 वर्ष के बालक के समान कार्यों को पूरा करता है। उसका जो मानसिक स्तर है वो कितना है? 14 वर्ष के बालक के समान है। तो हम इस तरह से हम बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से बालक की बुद्धि लब्धि को हम निकाल सकते हैं। तो सूत्र के माध्यम से जैसे हमने रखा IQ बराबर मानसिक आयु, क्या रखा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यही सूत्र को मैंने लिया और इसी के आधार पर देखा है
हमने कि बालक की वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष है, मानसिक आयु कितनी है 14 वर्ष है, गुणा 100, यानी कि इस प्रकार से हम नाप सकते हैं। यानी कि बालक की वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष हमने वास्तविक लिख दी, और उसकी मानसिक आयु कितनी है 14 वर्ष है, तो मैंने उसको 14 लिख दिया। अब क्या होता है कि हमने इसका गुणा किया, तो कहने का मतलब है यहाँ मैंने जब उसको गुणा किया तो बराबर 1400/10, देख एक बिंदी से काट दिया तो आ गया आपका 140। आंसर कितना आ गया 140। अर्थात का मतलब इसलिए नोट करके हम एक चीज और आपको बता दें, नोट वे बालक जिनकी मानसिक आयु 90 से नीचे होती है, मानसिक आयु यानी कि बालक जो बुद्धि लब्धि, यहाँ क्या बुद्धि लब्धि 90 से नीचे होती है, वो किसमें आते हैं मंद बुद्धि श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं मंद बुद्धि श्रेणी में आते हैं। और जिसकी 90 और 110 के मध्य होती है, 90 और 110 के मध्य होती है, वे बालक सामान्य की श्रेणी में आते हैं। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है या 110 से अधिक होती है, 120 से अधिक होती है, वे बालक आपके प्रतिभाशाली बालक में आएंगे। किसमें आएंगे प्रतिभाशाली बालक में आएंगे। अर्थात बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, यह बालक किस श्रेणी का होगा, तो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी आई 140। अर्थात बालक कैसा है प्रतिभाशाली है। कैसा है प्रतिभाशाली है। तो बालक कैसा है ये प्रतिभाशाली है। तो इस प्रकार से हम बुद्धि लब्धि की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी बालक की हम बुद्धि लब्धि गणना कर सकते हैं। तो एक इस तरह से हम मान सकते हैं। यदि यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हो जाए, थोड़ा परिवर्तन क्या हो जाए कि उसकी मानसिक आयु कितनी कर दें 14 वर्ष, यानी वास्तविक आयु 14 वर्ष कर दें और मानसिक आयु 10 वर्ष कर दें, तो वह बालक कैसे में पहुंच जाएगा मंद बुद्धि की श्रेणी में पहुंच जाएगा। यानी कि एक आपको तरीका मैं बताऊंगा। ये तरीका क्या बताऊं, ये तरीका आपको इसलिए बताऊं, अगर बालक की वास्तविक आयु कम है और मानसिक आयु ज्यादा है, या किसी मानसिक आयु स्तर के बालक के समान ज्यादा काम करता है, तो बालक वो हमेशा प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएगा। और उसकी वास्तविक आयु ज्यादा है और मानसिक स्तर की आयु कम है, तो वो बालक हमेशा मंदबुद्धि की श्रेणी में जाएगा। ये कन्फर्म है। तो ये हमने आपको बताया था। अब एक सवाल और देख लीजिए, मैं आपको इसी में एक और सवाल बताऊं। वो सवाल किस तरह से है, उसमें 3 चीजें देती हैं और वो 3 तरह से आपको निकालना होता है। तो देख लीजिए, एक सवाल और है। एक सवाल क्या है कि एक बालक जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक बालक जिसकी आयु 10 वर्ष है, जिसकी आयु कितनी है 10 वर्ष है, वह है जिसकी गणित विषय में 10 वर्ष है, जिसकी गणित विषय में यानी कि गणित विषय में, एक सवाल ये अलग ढंग का है, गणित विषय में रुचि 8 वर्ष बालक के समान, रुचि 8 वर्ष के बालक के समान, 8 वर्ष के बालक के समान, तथा विज्ञान विषय में रुचि, विज्ञान विषय में रुचि 12 वर्ष, यहाँ क्या लिखा है 12 वर्ष के बालक के समान, 12 वर्ष के बालक के समान, तथा या और दिया गया है बालक 12 वर्ष के बालक के समान है, बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, यानी कि 12 वर्ष के बालक के समान है, बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो अब देख लीजिए, यहाँ एक चीज दी गई है, यानी बालक की वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष। यहाँ इस प्रकार से IQ बराबर
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब हम किस प्रकार से नाप सकते हैं या जान सकते हैं कि किस प्रकार से जान सकते हैं। मैंने देखा कि यहाँ दो प्रकार से है। अब मानसिक आयु पहले तो हम इसकी गणना कर लेते हैं। पहले किसकी गणना कर लेते हैं? पहली वाले गणना कर। बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है और गणित विषय में उसका कितना औसत रहा है? 8 वर्ष रहा है। 8 गुणा 100। पहला समीकरण ये हुआ, पहला बात ये हुआ, इस प्रकार से ये रखा गया। दूसरा आप देख लीजिए कि दूसरा क्या है। दूसरे के देख लीजिए, पहला ये है तो पहले ही को पहले हम हल करते हैं। तो यहाँ क्या है कि हमारा होगा 800 बटे 10 अर्थात 80। 80 मीन्स इसकी इसमें कहती है मन बुद्धि की श्रेणी में आता है। दूसरा आपका आता है, देख लीजिए यही चीज फिर आगे यहाँ हो गई 12, यहाँ हो गई 10 गुणे 100 बराबर 1200 बटे 10, बिंदी बिंदी कट गई, कितनी आ गई? 120। कितनी आ गई? 120। यानी कि आदि बालक एक विषय में 80 उसकी मंद बुद्धि यानी 80 औसतन आती है और दूसरे में कितनी आती है? 120 आती है। कहने का आशा है गणित में वह कम होशियार है और गणित में कम होशियार है और विज्ञान में वह खूब होशियार यानी कि बहुत होशियार है, यानी कि बहुत जानकार है। तो अब पूछी गई है कि दोनों की औसतन बुद्धि लब्धि क्या है। मतलब गणित विषय में और सामान्य विषय में यानी कि गणित और विज्ञान में दोनों की गणना अगर करने पर दोनों का रेशियो अलग अलग आता है। तो अब देखते हैं कि बालक की बुद्धि लब्धि पूछी गई है। तो बुद्धि लब्धि का मैंने एक चीज और यहाँ पर गणना करते हैं। तो दोनों को क्या करते हैं? दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद 80 प्लस 120 बटे 2 यानी कि 2 इसलिए रखा है क्योंकि 2 एक विषय गणित है, दूसरा विषय क्या है? विज्ञान है। पहला विषय गणित और दूसरा विज्ञान क्या है? दूसरा विज्ञान। इसलिए मैंने 2 रखा, विषय जो कि है 2, दोनों की गणना करनी पड़ेगी। इसलिए कितना आ गया? 2 से बटे 2 बराबर 100 अर्थात बालक किस श्रेणी में जाएगा? सामान्य श्रेणी में जाएगा। किस श्रेणी में जाएगा बालक? सामान्य श्रेणी में जाएगा। बालक किस श्रेणी में जाएगा? सामान्य श्रेणी में जाएगा। तो आज हमने आपको बुद्धि लब्धि के बारे में बताया, बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ाया। तो आज मैंने उसके संबंधित उसके बारे में सूत्र के बारे में बताया और उससे संबंधित मैंने सवालों के बारे में बताया और बुद्धि लब्धि के आधार पर किसी की बुद्धि लब्धि को किस प्रकार से हम गणना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अपना इतना ही रहेगा। इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।